हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राफेल, जो कि एक गगन योद्धा राफेल के रूप में विख्यात है। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो आइए देखते हैं गगन योद्धा राफेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य। फ्रांस से लगभग 7,000 किलोमीटर की उड़ान भरकर बुधवार को अंबाला स्टेशन पर पहुंचने वाले 5 राफेल लड़ाकू विमान 23 साल में भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ के शानदार युद्धक बेड़े में शामिल होने वाली विदेशी पहली खेप होगी। 4.5 जनरेशन वाले इस विमान राफेल को दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है और इसे एक बहुआयामी विमान बताया जाता है, जो कि एक ही उड़ान में कई अभियानों को अंजाम दे सकता है। अपनी एवियोनिक्स, रडार और हथियार प्रणालियों के साथ राफेल दक्षिण एशिया में सबसे शक्तिशाली विमान है, जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले F-16 या यहाँ तक कि चीन के 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान JF-20 से काफ़ी आगे है, जिसकी युद्धक क्षमता देखना अभी बाकी है। अफगानिस्तान, माले, लीबिया, इराक और सीरिया के संघर्षों के दौरान इस्तेमाल किया गया राफेल अपनी युद्धक क्षमता को साबित कर चुका है। यद्यपि भारत ने 2016 में 36 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया था। यह संख्या भारतीय वायुसेना के अनुसार अभी पर्याप्त नहीं थी। यद्यपि भारतीय वायुसेना में मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 2.0 के तौर पर 114 लड़ाकू विमानों को शामिल करने की तैयारी चल रही है, लेकिन औपचारिक निविदा जारी होना बाकी होने के साथ यह प्रक्रिया अभी काफ़ी धीमी है। इन सब के बीच 36 अतिरिक्त राफेल विमानों का शामिल करने पर बातचीत रक्षा क्षेत्र के गलियारों में लंबे समय तक चलती रही है। राफेल में भारत के लिहाज से 13 खास बदलाव भी होंगे, जिन्हें 2022 में सारे विमानों की आपूर्ति पूरी होने के बाद इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें बढ़ाई जाने वाली सुविधाओं में इजराइल का हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, लेह जैसे बेहद ठंडे और ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने की क्षमता भी शामिल है। टेल नंबर RB001 वाला पहला राफेल, जिसे पिछले साल अक्टूबर में फ्रांस में सौंपा गया था, सबसे आखिर में भारत आएगा, क्योंकि सभी टेस्ट और इंटीग्रेशन उस पर आजमाए जाएंगे। ट्रेनर विमान टेल पर आरबी जो लिखा हुआ है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया, यानी R फॉर राकेश, B फॉर भदौरिया, राकेश भदौरिया के नाम के शुरुआती अक्षर से है। यह वायुसेना के उप प्रमुख के तौर पर राफेल सौदे को अंजाम देने के प्रति उनके प्रति जो हमारा सम्मान है उसको जताने का एक तरीका है। सिंगल सीटर विमान में BS अंकित है, जिसका आशय पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ से है। BS धनोआ के नाम से BS और राकेश भदौरिया के नाम से RB इन विमानों पर अंकित है। और राफेल भारतीय बेड़े में 7वीं तरह का लड़ाकू विमान राफेल जो है वो भारतीय वायुसेना में 7वीं तरह का लड़ाकू विमान होगा, जो कि दुनिया की प्रमुख वायुसेनाओं की तुलना में एकदम से अनूठा है। भारतीय वायुसेना ने 2001 में पहली बार MMRCA की खरीद के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, जिसके लिए 2012 में राफेल का चयन किया गया था। भारतीय वायुसेना मिराज 2000 को खरीदने की इच्छुक थी और फ्रांसीसी निर्माता डसॉल्ट एविएशन ने इसे फ्रांस से लाकर भारत में असेंबल करने की पेशकश की थी। उस समय एयरक्राफ्ट लाइन को बंद करके राफेल लड़ाकू जेट का रास्ता साफ करने का फैसला लिया गया था, लेकिन भारतीय नौकरशाही तंत्र ने इस मामले में औपचारिक फैसले में देरी की और 2004 में मिराज 2000 का निर्माण करने के बजाय MARCA के लिए वैश्विक निविदा की मांग करने का फैसला किया गया। 2007 में कहीं जाकर वैश्विक अनुग्रह प्रस्ताव जारी किया जा सका, जिसमें कि 2012 में राफेल सफल प्रतिभागी के तौर पर उभरा। प्रधानमंत्री मोदी ने
36 राफेल का सौदा किया। यद्यपि सभी तकनीकी ज़रूरतों को परखने के बाद राफेल निर्माता डसॉल्ट एविएशन को यूरोप फाइटर टाइकून के साथ सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में चुना गया, लेकिन बाद में बातचीत का नतीजा बाद में इस जो बातचीत थी इसका कोई नतीजा नहीं निकला। यह पूरा सौदा मूल्य निर्धारण की बात पर आकर अटक गया, क्योंकि सरकार संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, जिसे स्थानीय स्तर पर विमान का निर्माण करना था, इसने लड़ाकू विमान बनाने के लिए 2.57 मतलब कि 2.5 गुना से भी ज़्यादा अधिक मानव घंटे का हवाला दिया। इसका मतलब था कि प्रत्येक विमान की कीमत फ्रांस की तरफ से बताए गए दाम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पड़ती। और एक अन्य मुद्दा यह था कि डसॉल्ट एविएशन ने यूरो फाइटर की तुलना में अपने कोटेशन में विमान की सारी लागतों का जिक्र नहीं किया था, जिसमें यहाँ तक कि कई सारे अधिकार भी शामिल थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई, तब तक IMRCA पर बातचीत बिना किसी निष्कर्ष के अटकी हुई थी। और हमें मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी 2015 में भारत ने पहली बार फ्रांस से यह जानने के लिए संपर्क किया था कि क्या दोनों सरकारों के स्तर पर कुछ कम संख्या में विमानों की खरीद के लिए सौदा हो सकता है, जिन्हें डिज़ाइन में बिना किसी बदलाव किए खरीदा जाए। इसके बाद दोनों देशों की सरकारों और डसॉल्ट एविएशन के बीच काफ़ी सक्रियता से बातचीत हुई। और अप्रैल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस की यात्रा की, तो उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार स्थिति में 36 राफेल जेट खरीदने की एक बड़ी योजना की घोषणा की। यह सौदा अंतिम रूप से तय होने में करीब 18 महीने का समय लग गया। आइए हम आपको बताते हैं राफेल की खासियत क्या है। 3700 किलोमीटर की क्षमता के साथ खाली राफेल का वजन 10 टन है। इसमें 14 हार्ड पॉइंट हैं, जिसमें से 5 हार्ड पॉइंट और जो है वो भारी आयुध ले जाने में सक्षम है। और इसकी एक्सटर्नल कैपेसिटी 9.5 टन है, जिसका मतलब ये है कि अपने वजन के बराबर ही ये लोड उठाने में सक्षम है। यह अधिकतम 24.5 यानी कि 24.5 टन भार के साथ उड़ान भर सकता है। और यह लड़ाकू विमान आंतरिक स्तर पर 4.7 यानी कि 4.7 टन ईंधन और बाहरी स्तर पर 6.6 टन ईंधन ले जा सकता है। यह जो है वो ध्वनि की गति से लगभग दोगुनी अधिकतम रफ्तार के साथ ट्रैक सूट के बिना भी 450 मीटर लैंडिंग ग्राउंड पर उतर सकता है। राफेल के जो हथियार हैं, राफेल असली गेम चेंजर के रूप में उभरा है। भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बड़ी ताकत राफेल की हथियार वहन क्षमता है, और जिसे नाभिकीय हथियार ढोने वाले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल में लगी 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली हवा से हवा में मार करने में सक्षम मीटियोर मिसाइल ऑन बोर्ड गेम चेंजिंग मिसाइल है। यूरोप कंपनी MBDA द्वारा निर्मित मीटियोर रैम जेट युक्त एक लंबी दूरी का रॉकेट है, और राफेल हथियार प्रणाली में इसे शामिल किए जाने से हवा में मार करने के प्रतिमान एकदम बदल जाते हैं, क्योंकि 120 किलोमीटर तक जीरो एस्केप किल डिस्टेंस के साथ इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से अधिक की है। इसका मतलब यह है कि भारतीय राफेल विमान भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के उल्लंघन के बिना 100 से अधिक दूरी पर दुश्मन के विमान को मार गिराने में सक्षम है। मीटियोर जितना घातक हथियार ना तो पाकिस्तान और ना ही चीन के पास है। राफेल पर एक और अहम मिसाइल लगी हुई है, जो कि 40 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाली हवा से ज़मीन पर मार करने में सबसे लंबी दूरी की स्कैल्प क्रूज मिसाइल है। 1300 किलोग्राम वजन वाली 5.1 मीटर लंबी स्कैल्प को राफेल पर एक मिसाइल या 2 मिसाइल के कॉन्फ़िगरेशन में ले जाया जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर है और अपने सटीक निशाने के लिए विख्यात है।
राफेल को दुश्मन के इलाके में करीब 600 किलोमीटर अंदर तक लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए भारतीय वायुसेना को दूसरी पार नहीं जाना पड़ेगा। यह एक रणनीतिक हथियार है जिसका उपयोग पेनिट्रेशन, इम्पैक्ट या एयरबस्ट मोड में किया जा सकता है और यहाँ तक कि बिना पहुँचे और प्रतिबंधित क्षेत्र जैसी परिस्थितियों में भी हमले करने में सक्षम है। और आइए हम आपको और बताते हैं इसके बारे में। चीन के साथ जारी तनाव के बीच जल्दी नए राफेल विमान को तैयार करने की कोशिश के तहत भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीद के तहत सटीक लक्ष्य भेदने वाली फ्रेंच हैमर एयर टू ग्राउंड हथियार प्रणाली का विकल्प चुना है। आईएएफ ने इस प्रणाली को 2019 में बालाकोट हवाई हमलों में इस्तेमाल इजरायली स्पाइस 2000 के मद्देनज़र खारिज कर दिया था। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत वाली हैमर प्रणाली बेहद चुस्त और हथियार क्षमता बढ़ाने में दक्ष है, जिसमें एक गाइडेंस किट और विभिन्न प्रकार के मानक वाले बमों के लिए उपयुक्त रेंज एक्सटेंशन किट शामिल है। मूल योजना के तहत राफेल को स्पाइसी 2000 किट से लैस किया जाना था, जिसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहले से ही शामिल अन्य फ्रांसीसी विमानों मिराज 20 में इंटीग्रेटेड किया जा चुका है। स्पाइस 2000 को राफेल विमान में इंटीग्रेटेड करने की ज़रूरत है। स्पाइस इस लागत और इंटीग्रेशन व टेस्टिंग की प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने हैमर लेना बेहतर समझा। और राफेल हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइलों के भी जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं उनके लिए भी बेहतर है। वायुसेना की योजना राफेल में जो रूस संयुक्त उपक्रम के तहत निर्मित हो जाने पर ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को भी लगाने की है। आइए जानते हैं इसके रडार और सेंसर क्या क्या हैं। भारत को मिलने वाले राफेल में आमतौर पर भारतीय बेड़े के सभी विमानों में इस्तेमाल होने वाली इजराइल की सेंसर प्रणाली लाइटनिंग पॉड लगी हुई है, न कि फ्रांस में इस्तेमाल की जाने वाली थेल्स टेलियोसिस लेज़र डेजिग्नेटर पॉड। राफेल RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंड रडार के साथ आता है, जिसका यद्यपि कि एंटीना वाले रडार से तुलना की जाए तो यह एक साथ कई लक्ष्यों का जल्द पता लगाकर उन्हें ट्रैक करके परिस्थितियों के बारे में अभूतपूर्व स्तर की जानकारी उपलब्ध कराता है। राफेल में फ्रंट सेक्टर ऑप्टोसिस यानी कि FSO प्रणाली भी है, जो कि ऑप्ट्रोनिक वेवलेंथ में ऑपरेट करने के दौरान रडार को जैम होने से बचाती है। और यह स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ आता है। और आइए हम इसके बारे में कुछ और जानते हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर थेल्स के साथ यह सिस्टम विकसित करने वाले MBDA के अनुसार इस प्रणाली में खतरों का पता लगाने के लिए रडार, लेजर और मिसाइल वार्निंग रिसीवर और एक चरणबद्ध तरीके से काम करने वाला रडार जैमर और खतरों का मुकाबला करने के लिए डिकॉय डिस्पेंसर शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इसकी कीमत क्या है। राफेल की कीमत 7.878 बिलियन यूरो के राफेल सौदे की कीमत के बारे में काफ़ी कुछ कहा और लिखा जा चुका है, जैसा कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। 2019 के आम चुनाव से पहले लड़ाकू विमानों की कीमत को लेकर ज़बरदस्त राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए वनीला प्राइस लागत की एक सिंगल सीटर के लिए लगभग 91 मिलियन यूरो और 2 सीटर के लिए लगभग 94 मिलियन यूरो, जो कि कुल मिलाकर लगभग 3.42 बिलियन यूरो होगी। हथियारों की कीमत
लगभग 710 मिलियन यूरो है, जबकि भारत के लिहाज से किए गए विशेष बदलाव की लागत लगभग 1700 मिलियन यूरो है। सिमुलेटर सहित 36 लड़ाकू जेट विमानों के लिए आपूर्ति की कीमत लगभग 1800 मिलियन यूरो है, जबकि परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक लागत की करीब 353 मिलियन यूरो आएगी। परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक के तहत 75% राफेल हर समय संचालन के लिए उपलब्ध होने चाहिए। तो ये थी राफेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और हमें ऐसा अनुमान है कि आपको अच्छी लगी होंगी, आपको पसंद आई होंगी। और इस बारे में आपकी क्या विचार हैं, आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, और आप किस विषय पर अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं, इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।